अनुसंधान और जय पहलवान। हमारे हरियाणा का एक विशेष हमको एक उपाधि प्राप्त है कि खेलों का प्रदेश है और हमारा ग्रामीण क्षेत्र जहां हमारा किसान रहता है वहां हमारा जवान भी है, हमारा पहलवान भी है। देश और दुनिया में हमको एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज इस अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों को, बहनों को, कृषि वैज्ञानिकों को और इस मेले के आयोजक सभी बंधुओं को, हमारे कृषि विभाग को, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, समय बहुत हो गया है। आप लगातार 3 दिन से यहां अपनी चर्चा, अपने सब वैज्ञानिक मिलकर के सेमिनार्स कर रहे हैं। अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई है। अब सब चर्चा की मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि हर विषय पर, छोटे बड़े विषय पर आपने चर्चा में भाग लिया होगा और उसमें मन में विचार बहुत है आपके सामने रखने के, लेकिन समय की मर्यादा है। मुझे पहले कहा गया था कि क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा 2:30 बजे 2 बजे शुरू होना था, तो लगभग 45-50 मिनट की 1 घंटे की बात आप जरूर रखना, लेकिन चूंकि लेट इतने हो गए, लगभग 5 बजने को है। वैसे तो अपील की गई है कृषि मंत्री जी के द्वारा के 6 बजे तक अपना रुकने का मन बढ़ा के आना, लेकिन मैं इतना समय नहीं लगाऊंगा। बहुत थोड़े समय में केवल विषयों का उल्लेख करूंगा और मैं मानता हूं कि उस विषयों को उल्लेख करने के बाद आप तक वो योजनाएं पहले से पहुंची हुई होंगी, नहीं तो कुछ नई बातें अगर आएंगी वो आप तक जरूर जल्दी से जल्दी पहुंचेंगी। इस प्रकार के मेले में भी प्रदर्शनियां बहुत लगाई जाती हैं, बहुत स्टॉल लगाए जाते हैं, बहुत साहित्य बांटा जाता है। ये सब नई जानकारियां पूरे हरियाणा में देने के लिए हर वर्ष ये मेला लगता है। तो इस वर्ष के मेले में मुझे आपके बीच में आने का बड़ा सौभाग्य मिला है। हम जानते हैं कि हरियाणा जो है ये कृषि प्रधान प्रदेश है, क्योंकि ऐसा भी कि कृषि का अगर कहीं जो भी स्वरूप छोटा बड़ा शुरू हुआ, वो हल चलाने का सबसे पहला प्रयोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाराजा कुरु ने किया था। कुरु से पहले ऐसा कहते हैं हल चलाना किसी को आता नहीं था। उन्होंने हल बनाया होगा, उसको चलाने के लिए पता नहीं उसमें बैल जोते होंगे या आदमियों को कहा होगा कि आप ही चलाओ, लेकिन सबसे पहला खूड निकालने का काम महाराजा कुरु ने किया था और तब से खेती, उसका इतिहास हमको मालूम है, आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे हैं। हरियाणा कृषि का एक प्रकार से एक केंद्र है। कृषि आत्मनिर्भरता का एक श्रेय हमको मिलता है। जब देश में अन्न की कमी हुई, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अन्न कम है, एक समय का भोजन छोड़ना शुरू कर दो। देश की जनता ने उनकी अपील के ऊपर काम करना शुरू किया। मैं छोटा था, हमको याद है कि हर सोमवार को बहुत से लोग सोमवार की रात को भोजन नहीं करते थे। एक प्रयोग शुरू हुआ, प्रदेश को, देश को आत्मनिर्भर बनाना, अन्न की खपत थोड़ा कम करो। लेकिन वहीं पर किसानों ने संकल्प लिया कि हम कृषि का जो हरित क्रांति का जो काम शुरू हुआ, वो उस समय का जो पंजाब था, हरियाणा पंजाब एक ही था, यहां से शुरू हुआ। सारे देश को हमने अन्न खिलाया, सारे देश के लोगों का पेट भरने का काम हमने किया और अन्न इतना ज्यादा पैदा हो गया कि हमने दुनिया को भी अन्न देना शुरू कर दिया। जो देश इंपोर्ट करता था, उस समय गेहूं कौन सी क्वालिटी थी, रशिया से आती थी, 420 क्या था, 420 किसको पता है क्या? गेहूं की क्वालिटी बताइए पुराने लोग। 306 भी नहीं था। मुझे याद है कि रशिया का लाल गेहूं आता था, हमने उसको बंद किया। फिर हमारा गेहूं अच्छी क्वालिटी पैदा हुई, उसके बाद हमने दुनिया को गेहूं देना शुरू किया। तो आत्मनिर्भरता का एक काम उसने जब हमने शुरू किया, तो उस समय भी हमारे प्रदेश का 80% 70% जनता कृषि पर निर्भर थी। जमीनों का जो हमारा जो आकार था वो बड़ा था। बाद में धीरे धीरे कृषि के साथ साथ इंडस्ट्री का बोलबाला हुआ, बहुत लोग कृषि में आ गए और
कृषि के बाद फिर सेवाओं के काम शुरू हुए, आईटी का काम आगे बढ़ा, शिक्षा क्षेत्र आगे बढ़ा, स्वास्थ्य में अच्छे अच्छे अनुसंधान हुए, सामाजिक सुरक्षा के कई काम आगे बढ़े, सेनाओं में हमारे लोग जाने लगे। तो जो 70% जनता कृषि पर निर्भर थी, बाकी विषयों में जाते जाते हमारी वो जनता घटते घटते आज 48% परिवार वो कृषि पर निर्भर है। ये कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कृषि के अंदर इतने सारे लोगों की अब खपत, उतना निर्भरता, उतने लोगों की आमदन नहीं रही है कि उसके ऊपर पालन पोषण हो सके, तो बाकी चीजों पर भी हम आगे बढ़े। हमारा प्रदेश कृषि में नंबर 1 था, लेकिन आज कृषि के अलावा अगर उद्योग शुरू हुआ है तो उद्योग में नंबर 1 है। कृषि हमारे जो जवान हैं, देश की रक्षा करने के लिए हमारी 2% आबादी है, लेकिन जवान हमारे 10% यानी डिफेंस में है, उसमें भी हम नंबर 1 पर है। हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। अब हमें और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए कृषि को छोड़ना नहीं है। कृषि हमारी आर्थिक जो निर्भरता है, उस पर कृषि की निर्भरता कम करके बाकी चीजों में आगे बढ़े, क्योंकि कृषि की कठिनाइयां 2-3 कठिनाइयां पैदा हो गई है। एक कठिनाई पैदा हो गई कि जोत छोटी हो गई है। जो पहले 5 एकड़ 6 एकड़ की जोत थी, अब किसान की जोत 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ रह गई। परिवार बढ़ रहे हैं, जमीन उतनी है, बंटवारे हो रहे हैं, उसमें किसान का गुजारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक समस्या और पैदा हो गई कि खेती को बढ़ाया हमने, केमिकल उत्पाद, यूरिया, पोटाशियम, डीएपी, इससे क्वालिटी अनाज की वो दूषित हो गई। और ये जो पेट भरने वाला हमारा अन्नदाता था, अनाज पैदा करता था, इस अनाज के खाने के बाद साथ साथ बीमारियां बढ़ गई, कैंसर के रोग बढ़ गए, तरह तरह के केमिकल्स, वो या तो पानी में जो मिलते थे, पानी खराब हो गया, बीमारियां कैंसर की खूब बढ़ी, लोग बीमार रहने लग गए। तब ये ध्यान में आया कि नहीं, हमारा प्राचीन काल का जो अन्न था उसमें केमिकल नहीं थे, उससे ये रोग नहीं बढ़ते थे। ऐसे ही एक संकट आ गया पानी का। पानी हमारा अपना नहीं था, क्योंकि पानी के स्रोत या तो पंजाब में है या यूपी में है। हमारे यहां तो पहाड़ में एक भी नदी आती नहीं है, यमुना से थोड़ा सा पानी मिलता है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए भी जो हमारी खेती बंजर जमीन की थी, वहां भी पानी वाली फसलें होने लग गई। यहां धान लोग उगाते नहीं थे, धान में 2 पैसे की आमदन अच्छी थी, उसमें पानी ज्यादा खपत होने लग गई। और कहीं कहीं पानी की डूब शुरू हो गई, क्योंकि विकास के काम शुरू हुए, सड़कें बन गई, बिल्डिंग बन गई, शहर बन गए। जो पानी आसानी से निकल करके नदियों में चला जाता था, नालों में चला जाता था, वो पानी रुकने लग गया। उससे वाटर लॉगिंग शुरू हो गई, जमीन खराब होनी शुरू हो गई। तो ये 3-4 संकट हमारे हैं। इन संकट में से हमको निकलना है। बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं, आगे भी बनाएंगे। समय के हिसाब से योजनाएं बनेंगी, वो सफलता मिलेगी, आपका साथ उसमें चाहिए। अगर हमें बीमारी वाले अनाज से मुक्ति पानी है तो अनाज की क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, मात्रा भी चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी चाहिए। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती के उपयोग, उसके लिए नेचुरल खेती के उपयोग, ये सारे करने होंगे। और फिर उसकी मार्केटिंग करनी होगी, क्योंकि आज ऑर्गेनिक के लिए तैयार तो बहुत लोग हैं, खरीदार कई बार नहीं होते हैं। उसका अनाज पैदा होने के बाद मंडी में जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये प्राकृतिक है कि नहीं है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। सब एक जैसा मिलता है। शुरू में 2-3 साल उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, मात्रा भी कम होती है। तो इसके लिए भी नए प्रयोग शुरू कर रहे हैं, उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं कि नेचुरल खेती के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, थोड़ी मात्रा कम भी हो तो भरपाई सरकार करेगी। लेकिन उस बीमारी में से बाहर निकलना है। पानी की कमी, माइक्रो इरिगेशन, इसके प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके लिए सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है। 85% सब्सिडी जो किसानों का समूह अप्लाई करता है, उसको हम 85% देते हैं, 15% ही उससे लेते हैं। 15 इसलिए लेना पड़ता है कि भाई थोड़ा उसको भी लगे कि मेरा अपना है ये, नहीं तो उसकी लापरवाही के कारण से वो प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएंगे। इसलिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना चाहिए। जोत तो बढ़ा नहीं सकते, जोत उतनी रहेगी। परिवार की आमदन बढ़ रही है, परिवार के लोग बढ़ रहे हैं, तो उनकी आमदन बढ़ाने के लिए
खेती के अलावा कुछ और काम करने पड़ेंगे। मशरूम की खेती है, डेयरी फार्मिंग है, मधुमक्खी पालन है, कहीं फूलों की खेती है, कहीं जो भी कोई खेती के साथ मिला करके हम काम कर सकते हैं, उन कामों की तरफ भी लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि थोड़ी जमीन भी है, फसल जितनी होती है ले, ज्यादा से ज्यादा ले, अच्छी फसल ले, साथ में कोई ना कोई काम और कर ले, और करेंगे तो उसमें से भी अपनी आमदन बढ़ेगी। तो मित्रों, ये सब काम, चाहे वो क्वालिटी का है, चाहे बीमारियां खत्म करने की बात है, केमिकल और पेस्टिसाइड से अपना रास्ता निकालने की बात है, इसमें नई नई टेक्निक, आखिर हमारे कृषि विश्वविद्यालय, इनसे अपेक्षा की जाती है रिसर्च करो। जमीन उतनी है, अच्छे बीज, अच्छा उसमें किस प्रकार से उसके पौधे की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें उपयोग की जाए, तो रिसर्च का काम करने के लिए ये हमने यूनिवर्सिटी को लगाया है। कई संस्थाएं खड़ी हुई हैं कि हमारे इस काम में वो सहयोग करें। हमने मार्केटिंग बोर्ड ये बनाया है ताकि फसलों की खरीद का सिस्टम ठीक बन जाए, एमएसपी पर फसलें बिक जाए। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश ऐसा है कि 11 फसलें एमएसपी पर हमने घोषित की हैं। सेंटर तो 2 चीजें खरीदता है, गेहूं और धान। गन्ना हमारी मिलें ले लेती हैं, चौथी फसल की गारंटी सेंटर नहीं देता है। हमने उसके साथ साथ और अन्य फसलें, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, कहीं तिलहन है, ये सारी चीजें बढ़ा करके सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर घोषित की हैं। और अगर कोई फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा सकती है, मानो सरकार की लिमिटेशन है, जो खरीदेंगे हमको उसका उपयोग भी करना पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगी तो मंडी में बेचना पड़ेगा, उसमें फिर घाटा होगा सरकार को। हम सोचते हैं उस घाटे को लेने की बजाय अगर किसान को भाव कम मिलता है तो सीधा पैसा किसान को दे दिया जाए। उसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। 20 के लगभग सब्जियां और फल इसके अंदर भावांतर भरपाई योजना दी है। बाजरे में हमने भावांतर भरपाई योजना दी है 2 साल से। और भी फसलें, पहली बात तो सरकार खरीदेगी, न खरीद सके तो बाजार भाव का और एमएसपी का जो अंतर है वो सरकार आपको देगी, ताकि आपका एमएसपी वो सुनिश्चित हो जाए। एमएसपी पर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है कि सबसे ज्यादा फसलें आपको ये खरीद करके दी जा रही हैं। तो भाइयों बहनों, हमने पानी के लिए, जैसा मैंने बताया, माइक्रो इरिगेशन तो है ही है, रिचार्जिंग के बहुत से कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं। क्या? जमीन का पानी ट्यूबवेलों से हम निकाल रहे हैं। निकालते समय किसान ये ध्यान नहीं रखता कि गहराई कितनी होगी पानी की। पिछले 2010 से लेकर के 2023 तक ऑन एवरेज 12 मीटर पानी डाउन चला गया है, जो पानी ट्यूबवेल का लेते हैं। हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ट्यूबवेल वाले आप लोग बैठे हैं, आपको एक पाइप 10 फुट का नया डालना पड़ता है 3 साल के बाद। डालते कि नहीं डालते? डालते हैं ना। इसका मतलब क्यों डालते हैं? खुशी से थोड़ी। पानी नीचे जा रहा है, और आने वाले समय में अगर 20-30 साल हमने ध्यान नहीं किया तो पानी कहां चला जाएगा। हम अपनी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जो आगे आने वाले बच्चे हैं, उनको जमीन के किले तो हम शायद आधा 1-2 किले दे देंगे, लेकिन वो फोका होगी, फोकी जमीन, सूखी जमीन, पानी नहीं दे पाएंगे। हमने इसके लिए योजना शुरू की, मेरा पानी मेरी विरासत। लोग जमीन को विरासत मानते हैं, पानी को नहीं मानते हैं। हम कहते हैं पानी भी विरासत में जोड़ लो, हमने पानी अगली पीढ़ी को दे के जाना है। और इसके लिए स्पेशल योजना बनाई कि भाई धान बहुत पानी पीता है, धान की बुआई कम कर दें, हमारा काम चल जाएगा बिना धान के भी। लोग कहते हैं घाटा हो जाएगा, हम कहते हैं घाटा होगा 7,000 रुपए एकड़ का। धान छोड़ो, 7,000 रुपए एकड़ सरकार से ले लो। 2.25 लाख एकड़ का पैसा हम पिछले 2 साल में दे चुके हैं। अगले इस साल में भी 1 लाख एकड़ और हम कम करेंगे। हम कोई खेती नहीं कम कर रहे, खेती का प्रकार बदल रहे हैं। धान को कम करो, हम दालें बुआई शुरू करें, तिलहन बोएं, मक्का बोएं, कपास बोएं, बाजरा बोएं। और जो पानी, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहां तो पानी बहुत है जी। भाई तेरे यहां तो बहुत है, लेकिन जिस जगह नहीं है, हमारे सूखे जिले
हिसार हो, फतेहाबाद हो, भिवानी हो, दादरी हो, महेंद्रगढ़ हो, रेवाड़ी हो, मेवात हो, नूह हो, ये जिले पानी के संकट से जूझ रहे हैं। प्रदेश तो हमारा एक है। अब एक प्रदेश में जहां पानी ज्यादा है, वहां का थोड़ा पानी अगर वहां हम पहुंचा सकें, वहां पहुंचाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी।